लेक्चर में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये हमारी, जिसमें कि हमने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझ लिया कि एलिवेशन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट में इनहांसमेंट आ जाती है या इंक्रीमेंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में किसके कंपैरिजन में, मतलब किसमें हमारा इंक्रीमेंट आ रहा है? सॉल्वेंट का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, जो कि हमने टी नोट से रिप्रेजेंट किया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टीएस से हमने रिप्रेजेंट किया था विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो टीएस इज ग्रेटर देन टी नोट। टीएस हमें ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू टी नोट, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्यादा वैल्यू पर मिलता है एज कंपेयर टू हमारा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, या उस से ये टेम्परेचर रेंज हमारी कम रहती है। और ये कम रहने की वजह से जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं टीएस माइनस टी नोट, जो कि हमने डेल्टा टीबी के इक्वल लिखा था, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था। पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था मतलब इसमें इंक्रीमेंट आ रहा था जब हमने सिर्फ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, और जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करके तब बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, दोनों बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया। और सॉल्यूशन की फॉर्म में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आया है वो ज्यादा वैल्यू रख रहा था और हमारा सॉल्वेंट वाला कम रख रहा था। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, एनहांस हो रही थी, इसी वजह से हमने उसको एलिवेशन वर्ड से रिप्रेजेंट किया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया इसको। फिर उसके बाद अब हमें क्या डिस्कस करना है? हमें अब इसके लिए थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन देखनी है। और थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी आप कैसे देखोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन देखना है। तो टॉपिक आपका आज का क्या रहेगा? थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन in boiling point which is delta TB and concentration of the solution, कि solution की concentration और elevation in boiling point में क्या relation रहेगा, क्या mathematical relation रहेगी, उसको हमें thermodynamically derive करना है। तो start करते हैं derive करना। देखो हमें relation किसके किसके बीच में find out करनी है? हमें चाहिए elevation in boiling point और साथ के साथ concentration of solution में relation। और इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसका मतलब हमें क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज करना है, और सेकंड हमें रॉल्स लॉ को यूज करना है। इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों मैथमेटिकल रिलेशंस को हमें यूज करके हमें डिराइव करना है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड रॉल्स लॉ। ये मत समझना कि एग्जाम में वो आपको बताएगा कि आप इनकी हेल्प से कैलकुलेट करो, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करनी है, डिराइव करनी है, तो हमें इन दोनों मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज करना है। किसका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन एंड रॉल्स लॉ। तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की हेल्प लेंगे, उसके बाद हम रॉल्स लॉ की हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट वन क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्वेश्चन आता है कि इसको हम यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं, क्या रिलेशन है ये देखो, इसके बारे में ना आपने फेस इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। फेस इक्विलिब्रियम में अब कुछ यूनिवर्सिटीज में आप इसको पढ़ चुके होंगे, मतलब प्रीवियस क्लासेस में कुछ एक में ये नहीं आया है, आपके आगे सिलेबस में आ जाएगा। बट मैं इसके बारे में जो बेसिक से इंफॉर्मेशन होना आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। फेस इक्विलिब्रियम पर ये हमारी अप्लाई की जाती है। फेस इक्विलिब्रियम मतलब अगर किन्हीं दो फेस के बारे में बात हो रही है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में से किन्हीं भी दो फेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं और उनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, ध्यान से सुनो,
सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस या सॉलिड से गैस में ये कोई भी दो स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है तो वहां पर ये पर्टिकुलर कंडीशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन को अप्लाई किया जाता है, वहीं पर ये एप्लीकेबल है। अदरवाइज हम किसी भी रैंडम कंडीशन पर ये मतलब इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हमें क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लाई करना है, दैट मींस हमें वहां पर फेस इक्विलिब्रिया को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा या वहां पर एग्जिस्टेंस उसकी मस्ट है, तभी हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम कंसेप्ट उठाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जो हमने कल डिटेल डिस्कशन किया था, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मतलब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको वहां पर भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ही बात करेंगे, उसमें वहां पर आप रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ यहाँ पर हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फेस इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करता है। तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें आपने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, और आपकी कर्व इस तरह से आ रही थी, कुछ इस टाइप की कर्व थी। ये ऊपर वाली कर्व जो थी हमारे हायर वेपर प्रेशर पे जो कर्व मिल रही थी वो हमारी किसके लिए थी? सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए थी? सॉल्वेंट के लिए। और जो हमारी ये नीचे वाली कर्व है ये किसके लिए थी? सॉल्यूशन के लिए। ये कर्व हमारी किसके लिए थी? सॉल्यूशन के लिए। ये पूरा डिटेल मैंने आपको इसकी दे दी है, एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर दिया है, वो आप प्रीवियस लेक्चर से ही देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट, मतलब एक हमने क्या कहा था बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि हमारा वेपर प्रेशर जब किसी भी सब्सटेंस का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है तब वो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता था। तो यहाँ देखिए अब हम कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं। कौन सा पॉइंट अज्यूम करेंगे? जो कि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हमने पी नोट से रिप्रेजेंट किया। ये हमारा पी नोट से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको एक्सटेंड करके और हम इन कर्व्स पर अपना पॉइंट देखते हैं कि ये पॉइंट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स हमें कहाँ मिले। अब ये पॉइंट्स जो मिले हैं ये हमारे क्या बता रहे हैं? ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पर आने के बाद, इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पर आने के बाद हमारा सब्सटेंस जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर जाता है। यही तो कहा था ना, वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बोला है कि इतना हमारा प्रेशर की वैल्यू होगी तो वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो अगर मैंने वो यहाँ पर वो पॉइंट रिप्रेजेंट किए तो इसका मतलब यहाँ पर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो भी टेम्परेचर होगा वो आपके इन मतलब सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो देखिए आपके पास एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट हमारा टेम्परेचर एक्सिस पर ये मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये रिप्रेजेंट कर रहा था टी नोट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा था टी एस को। और ये टी नोट और टी एस क्या थे? टी नोट आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था और टी एस आपका क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखो इसी टेम्परेचर वैल्यू पर हमारा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखिए, इसी टेम्परेचर वैल्यू पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू पर यहाँ तो हमें सॉल्वेंट मिला था, बट इसी टेम्परेचर वैल्यू पर एक जगह हमारा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। और अगर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए हमारा वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, हमने इसको नाम दे दिया पीएस का। क्या नाम दिया? पीएस का। इनको भी नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी पॉइंट दे रहे हैं हम, ए बी सी पॉइंट। और यहाँ पर ये पी नोट क्या है? आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नली जो भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, जो भी जब उसको आप वेपराइज कराने लगे हो तो उस टाइम पे जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा, सपोज हमारी वैल्यू है पी नोट। फिर उसके बाद उन्हीं इस एक्सटर्नल प्रेशर की हेल्प से हमने ऑब्जर्व किए बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों के लिए, सॉल्वेंट के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी। फिर इसी के साथ हमने देखा कि बीच में कोई पॉइंट हमारा सॉल्यूशन की कर्व पर भी मिल रहा है, उसके लिए हमने वेपर प्रेशर की वैल्यू दे दी। वो क्या लिखी? पीएस से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। अब पीएस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है,
इसमें ये PS हमारा एक वेपर प्रेशर की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बिलो द एक्सटर्नल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर तो हायर पॉइंट पे मिल रहा है, बट बिलो द हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, बिलो द एक्सटर्नल प्रेशर एक पॉइंट जो मिला है वो हमारा वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर सब्सटेंस बॉयल नहीं हुआ है, वेपर फॉर्म में तो चेंज हो गया है बट कंप्लीटली बॉयल नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए अब जो ये सॉल्यूशन वाली कर्व है, सॉल्यूशन वाली जो कर्व है, क्या यहाँ पर दो फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं? हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लाई करना है, मैंने आपको अभी बताया था हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पर फेस इक्विलिब्रिया हो। तो अगर यहाँ पर फेस इक्विलिब्रिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को बिल्कुल इजीली हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो अब ये सॉल्यूशन वाली कर्व को देखो, सॉल्यूशन वाला कर्व जो है, या सॉल्यूशन वैसे सिंपली अज्यूम करो, जो सॉल्यूशन आपका है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, जो भी सॉल्यूशन आप फॉर्म करोगे वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो वो अगर लिक्विड फॉर्म में है, जब वो वेपराइज फॉर्म में जा रहा है, जब जैसे जैसे आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते जा रहे हो वो धीरे धीरे किस फॉर्म में जा रहा है? वेपराइज फॉर्म में। तो लिक्विड में और गैस में क्या हो जाएगा? जो भी आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो भी फॉर्म हुआ है और जो भी वेपर फॉर्म बन रही है उसके बीच में इस कर्व पर, इस कर्व के हर पॉइंट पर सॉल्यूशन और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कर्व के हर पॉइंट पर आपका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और कुछ पार्ट उसका वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका होता है। तो वहां पर आपका इस पॉइंट पे, मतलब इस ग्राफ पे या इस आपके उस पे क्या नाम है, इस कर्व पर सभी जगह आपका सॉल्यूशन और वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, वेपर गैसियस स्टेट में है। तो क्या यहाँ पर फेस इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर गया? फेस इक्विलिब्रिया, फेस इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर गया, दो फेस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया है। तो यहाँ पर आप सिंपली हम कह सकते हैं कि हम इस इक्वेशन मतलब इस पर्टिकुलर कर्व पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को। तो अब हम इस C से लेकर इस B तक, इस पॉइंट पर क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इन पॉइंट्स के बीच में हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं और क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की हेल्प से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कैसे आएगा वो तो हमें आगे पता चलेगा, बट हम इसकी हेल्प जरूर ले सकते हैं। ये चीज हमने डिस्क्राइब कर दी है कि हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है क्या? यहाँ तक सभी को समझ आ जाना चाहिए। अब हम इक्वेशन, ये भी चीज ध्यान रखना कि हम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट C एंड पॉइंट B पर, इन बिटवीन पॉइंट C एंड B। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है? देखिए मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ, अभी उसके बेसिस पर नहीं लिख रही। आपकी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है ln P2/P1, ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H by R multiplied by 1 by T1 minus 1 by T2। ये होती है आपकी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और यहाँ पर P1 और P2 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, VP से लिख रही हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ that substance at temperature, vapor pressure of that substance ऐड करना, vapor pressure of that substance at temperature T1, P1 क्या है? vapor pressure of that substance at temperature T1 और P2 आपका क्या रहेगा? vapor pressure of that substance at temperature T2। ये देखो P1, P2 और आपका क्या है? T1, T2, उसके अलावा डेल्टा H और R, ये टर्म्स है ना इसमें P1 और P2 या P जो है आपके वो वेपर प्रेशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ के सिग्निफिकेंट टेम्परेचर के साथ
P1 वेपर प्रेशर जिस भी सब्सटेंस पर अप्लाई कर रहे हो ये इक्वेशन, उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमारा P1 और T1 कोरिलेट करेंगे और P2 और T2 कोरिलेट करेंगे। इसी तरह से P2 क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस एट टेम्परेचर T2 होगा। अब इसके बाद कौन बच गया? डेल्टा H और R। डेल्टा H आपका क्या है? डेल्टा H है आपका लेटेंट हीट of that substance। और R आपका क्या है? यहाँ पर वही गैस कांस्टेंट जो हमेशा यूज करते आए हो। तो आपके सामने आपकी क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन है जिसमें हमें दो तो वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड है और 2 पॉइंट्स पर हमारा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के केस में यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है इसके पास पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स है, पॉइंट सी एंड बी। हम पॉइंट सी और पॉइंट बी पर क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहां पर फेस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और अगर फेस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों पॉइंट्स के हमें वेपर प्रेशर भी पता है। क्या क्या वेपर प्रेशर है? वेपर प्रेशर इस पॉइंट का तो है PS और टेम्परेचर उस टाइम पे क्या है? T नोट। सिमिलरली यहाँ पर इस पॉइंट का तो वेपर प्रेशर है P नोट और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो है TS। तो यहाँ देखिए P1 वेपर प्रेशर पर T1 टेम्परेचर, P2 वेपर प्रेशर पर T2 टेम्परेचर। हम इन दोनों के लिए जो हमारी इक्वेशन है या जो हमारे सामने ग्राफ है इससे हम अगर प्रेशर और टेम्परेचर्स लिखें तो हमारा अगर C पॉइंट की बात करें एट पॉइंट C वेपर प्रेशर क्या है? पॉइंट C पर PS, वेपर प्रेशर क्या है? PS और टेम्परेचर क्या है आपका? टेम्परेचर क्या है? T नोट। वेपर प्रेशर PS और टेम्परेचर क्या है? T नोट। उसके बाद एट पॉइंट B C पॉइंट पर और D पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका वेपर प्रेशर क्या है? पॉइंट B पर T नोट और साथ के साथ टेम्परेचर क्या है? TS। ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं किस लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बताती हूँ अभी। वेपर प्रेशर PS, टेम्परेचर T नोट कब है? पॉइंट C पर। पॉइंट B पर क्या है? वेपर प्रेशर हमारा P2 और टेम्परेचर P नोट टेम्परेचर हमारा क्या है? TS। अब अगर हम बात करें तो T नोट टेम्परेचर जहां भी यूज करेंगे उसके मतलब साथ में प्रेशर कौन रहेगा? PS। TS टेम्परेचर यूज करेंगे तो प्रेशर कौन रहेगा? P नोट। सिर्फ यहाँ पर इस तरह से मत यूज करना कि T नोट टेम्परेचर पर P नोट और PS टेम्परेचर पर TS, इस तरह से रिलेट मत करना। अब यहाँ पर इस इक्वेशन पर जब हम अप्लाई करेंगे इन टर्म्स को, जब हम इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। ln P2 बाय P1 इनिशियल प्रेशर मान लो, ये फाइनल प्रेशर मान लो। तो इनिशियल प्रेशर या फाइनल प्रेशर या किन्हीं 2 पॉइंट्स का अगर आप प्रेशर को रिलेट करते हो तो हम P नोट और PS, P नोट को हम फाइनल प्रेशर मान के चलते हैं क्योंकि वहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है और ये तो कहीं बॉइलिंग पॉइंट से पहले की ही बात हो रही है। तो हम P2 की फॉर्म में हमारे B पॉइंट के प्रेशर को मानेंगे जो कि हमारा P नोट है। क्या है? P नोट डिवाइडेड बाय P1। दूसरा प्रेशर कौन है? PS। P नोट बाय PS। फिर इसके बाद देखिए डेल्टा HL लिख देते हैं हम यहाँ पर डेल्टा HV से, डेल्टा HV का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल्टा HV क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डेल्टा HV और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय R तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंज आना नहीं। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से करना 1/T1 टेम्परेचर कौन सा था? जब प्रेशर हमारा P1 था। और T2 टेम्परेचर कब था? जब हमारा वेपर प्रेशर P2 आ रहा था।
मतलब T1 टेम्परेचर पर प्रेशर T1 था और T2 टेम्परेचर पर प्रेशर P2 था। अब यहाँ आप क्या कर रहे हो यूज 1/T1, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में हमने लिया हुआ था इसी तरह से रिलेट करके लिखना, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। जो डिनोमिनेटर में हमने टेम्परेचर लिया हुआ है उसका यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर लिखना है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर लिखना है वो कौन सा, ये डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का टेम्परेचर, मतलब पीएस का टेम्परेचर। पीएस जब वेपर प्रेशर है तो टेम्परेचर कितना था टी नोट, तो दैट मीन्स 1/T नोट माइनस 1/T2 लिखना है। T2 टेम्परेचर पर तो प्रेशर कितना था P2, और ये हमारा न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर मतलब P नोट। P नोट वेपर प्रेशर जब है तब टेम्परेचर कितना था 1/Ts, तो 1/Ts। आपके पास इक्वेशन ये आ चुकी है। अब ये वाली चीजों का आपको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैंने इसको इसी चीज के लिए एक्सप्लेन किया था, इतना जोर इस पे इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर आप क्या करते हैं 1/Ts माइनस 1/T नोट, रिजल्ट ही उल्टा आ जाता, सारा गलत हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, 1/T नोट माइनस 1/Ts हमने क्यों लिखा है, क्योंकि PS का टेम्परेचर T नोट है, PS पॉइंट का टेम्परेचर T नोट है और P नोट का टेम्परेचर Ts है। इससे रिलेट करके इस तरह से लिखना। आगे अब हम इसको डिराइव करते हैं, मैथमेटिकली रीअरेंज करेंगे और ये सब रब कर देती हूँ, सीधा हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं। अब क्लॉसियस क्लैपेरल इक्वेशन है, याद रखना। क्या इक्वेशन आई है देखो, ln P नोट बाय PS इज इक्वल टू डेल्टा HV heat of vaporization by R into 1/T नोट माइनस 1/Ts। ये इक्वेशन हमारे पास आई है। इसका एलसीएम सॉल्व करो, ln P नोट बाय PS इज इक्वल टू डेल्टा HV बाय R। जब हम एलसीएम सॉल्व करेंगे इसका तो Ts माइनस T नोट बाय T नोट इंटू Ts ये आएगा। ग्राफ की भी अब आगे कोई नीड नहीं है, जितना एक्सप्लेन करना था यहां से कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, वहां तक का समझ आना थोड़ा जरूरी था, वहां तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन किया। अब तो आगे सारा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट ही चलेगा और बहुत इजी रहेगा आगे के लिए आपका। अब देखो यहाँ पर Ts माइनस T नोट है, Ts माइनस T नोट आपने यूज किया था कहां पर, Ts माइनस T नोट, जिसको कि आपने डेल्टा TB के इक्वल लिखा था। क्यों, क्योंकि हमारा Ts रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को और T नोट रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, और इन दोनों का डिफरेंस जो है हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करके देता था। तो यहाँ पर इस फैक्टर की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ डेल्टा TB, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डेल्टा TB। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ln P नोट बाय PS इज इक्वल टू डेल्टा HV बाय R डेल्टा TB बाय T नोट Ts। ये इक्वेशन आई। अब इसके बाद देखो T नोट और Ts आप सभी को पता है ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन बना कब था, पहले तो हमारे पास सॉल्वेंट था सिर्फ, फिर सॉल्यूशन सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में हमने कैसे कन्वर्ट किया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके। बट आप सभी को पता है कि सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, और अगर मेरा सॉल्यूशन जो है, ध्यान से सुनते जाओ जो जो वर्ड बोल रही हूँ, अगर मेरा सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट मतलब उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो, सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, सॉल्यूशन के अंदर जो आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो उसका अमाउंट अगर बहुत कम है, तो उस टाइम पे T नोट मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है Ts के। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मतलब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। आप क्या करते हो, क्या कहते आ रहे थे, मतलब T नोट इज ग्रेटर देन Ts, T नोट इज ग्रेटर देन Ts इज ग्रेटर देन T नोट, आप ये बोलते आ रहे हो। और ये चीज आपने प्रूफ भी की है कि किस वजह से हो रहा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे थे, उसकी वजह से वेपरिंग टेंडेंसी कम हो रही थी। वेपरिंग टेंडेंसी कम होने की वजह से हमारा
वेपर कम बन रहे थे और वो एक्सटर्नल प्रेशर तक लेट पहुंच रहा था, वो सब हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। बट यहाँ पर आप ये कह रहे थे कि टीएस ग्रेटर होगा टी नोट से और उसका रीजन था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है मतलब उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और कम सोल्यूट की वजह से ही तो ज्यादा हो रहा था, ये टीएस वैल्यू सोल्यूट की वजह से ही तो अफेक्ट हो रही थी ना। अब हमने उसी का अमाउंट कम कर दिया तो अब ज्यादा अफेक्ट भी नहीं होगी और ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी तो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट में और उस टाइम पे मेरा टी नोट टीएस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देने की है, अब मैं क्या करूंगी, टी नोट और टीएस को एक ही मान के मैं टी नोट का स्क्वायर लिख दूंगी। क्या लिखेंगे, टी नोट का स्क्वायर। बट क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि अगर ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए थे तो इसको भी तो हम जीरो कह सकते थे ना, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मतलब आपका ऑलमोस्ट इक्वल हुए हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं हुए हैं। आपका कुछ ना कुछ नंबर सब्ट्रैक्शन में आ सकता है बट मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देगा। इसी वजह से हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पुट नहीं करेंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि कभी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख के और अप्रोक्सीमेटली जीरो रिजल्ट लिख के आ जाओ, ये ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, टी नोट पुट कर देते हैं हम, टी नोट का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, हम यहाँ पर टी नोट का स्क्वायर जस्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था हमें दो इक्वेशंस का यूज करना है अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, और दो रिजल्ट्स में से, दो इक्वेशंस में से मैंने एक कहा था क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो कि हमने यूज कर लिया है। सेकंड मैंने आपको कहा था रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ को यूज करने का टाइम आ गया है, तो अब हमें रॉल्स लॉ की इक्वेशन लिखनी है। और रॉल्स लॉ की इक्वेशन आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या इक्वेशन है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इज इक्वल टू x2। प्रूफ किया था हमने मैथमेटिकली, पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल डिवाइडेड बाय पी नोट इज इक्वल टू x2, यही था ना। और यहाँ पर x2 आपका क्या था, x2 था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा था तो यहाँ पर देखो इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, जैसे क्या करें, इसको हम पी नोट बाय पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को पी नोट बाय पी नोट हमने जस्ट इसको दोनों फैक्टर्स के नीचे डिवाइड कर दिया है, इज इक्वल टू x2, ऐसे लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को। एक सेकेंड, पी नोट बाय पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू x2। अब ये पी नोट से पी नोट डिवाइड होगा, जब क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 1 माइनस पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू x2, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज फिर से कर रहे हैं, क्या आएगा, पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस x2 आया है। अब इस इक्वेशन पर आओ, यहाँ पर आपके सामने log ऑफ पी नोट बाय पी एस है, log ऑफ पी नोट बाय पी एस। तो इसके लिए अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ना क्या है, इसमें log ले लेते हैं हम दोनों साइड, इस इक्वेशन में दोनों साइड log अगर लेंगे तो कुछ ना कुछ सिमिलर सा रिजल्ट यहाँ का मिलेगा और वहां से हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, दो इक्वेशंस को यूज करना है। दो इक्वेशंस को ऐसा तो नहीं था ना कि मन कर गया दो कर लेते हैं यूज, ऐसा नहीं था। हमें जस्ट क्या था कि भाई क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नया फैक्टर हम यूज कर सकते हैं जिसकी हमें ऑलरेडी नॉलेज है। तो वही नॉलेज किसकी थी, रॉल्स लॉ की, जो कि हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके सामने ये फैक्टर दिखाई दे रहा है, इसको इससे कंपेयर करने के लिए हम इसमें log ले रहे हैं दोनों तरफ। जब हम इन इक्वेशन में log लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए, ऑन टेकिंग logarithm ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ln पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस x2।
1 माइनस x2। हमें तो P नोट बाय PS चाहिए, log ऑफ P नोट बाय PS, बट यहाँ पर क्या है PS बाय P नोट, तो इसको कन्वर्ट कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स करने से क्या आता है नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, तो ln ऑफ P नोट बाय PS में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन आगे साथ में आएगा, और वो नेगेटिव साइन को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस log ऑफ 1 माइनस x2। ये आया आपके पास इक्वेशन। अब इसके बाद देखो, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, आपने सभी ने एक्सपेंशन किया होगा log ऑफ 1 माइनस x2 का, log 1 माइनस x2 का एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, मैथमेटिकली एक्सपेंशन कर रही हूं सिर्फ इस फैक्टर की, माइनस साइन के साथ, माइनस, चलो माइनस अभी रुक जाओ, log ऑफ 1 माइनस x2, हम इसका मैथमेटिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं, और वो मैथमेटिकल एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है, माइनस x2 माइनस 1/2 x स्क्वायर, x2 का स्क्वायर मतलब माइनस 1/3 x2 का क्यूब, इस तरह से एक्सपेंशन होती है, माइनस 1/4 x2 का की पावर 4, इस तरह से इसकी एक्सपेंशन होगी। अब यहाँ पर ये क्या है x2, ध्यान से सुनो, हमने जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, हमारे पास ये इक्वेशन आई, log ऑफ P नोट बाय PS इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस x2, हम जो राइट हैंड साइड में फैक्टर है उसका एक्सपेंशन, मैथमेटिकल एक्सपेंशन ओपन कर रहे हैं, और इसका मैथमेटिकल एक्सपेंशन हमारा इसके इक्वल होता है, इस फैक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि x2 है क्या, x2 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट के लिए अभी हमने कंडीशन लगाई थी कि सोल्यूट को हम बहुत कम अमाउंट में ऐड करेंगे, और अगर बहुत कम अमाउंट में आप ऐड कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन की अगर आप बात करो तो सभी को पता है x1 प्लस x2 किसके इक्वल होता है, 1 के, और यहाँ अगर मैं x2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो 1 माइनस x1 होता है ना, 1 माइनस x1, तो इसका मतलब 1 से तो ये छोटा ही नंबर है, x2 1 से तो छोटा ही नंबर है, और x2 अगर लेस देन है 1 से, और हमने कहा बहुत ही कम अमाउंट में हम ऐड कर रहे हैं, तो लेस देन 1 बोला जा सकता है इसको, कि हमारा x2 1 से बहुत ज्यादा लेस है। तो अगर x2 जो है वो 1 से बहुत ज्यादा कम है, अगर बहुत ज्यादा कम है तो हम उसके स्क्वायर को और उसके क्यूब्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा नंबर जब भी होता है उसके स्क्वायर्स किए जाते हैं, पॉइंट्स में जो भी होगा, मतलब 1 से छोटा है तो पॉइंट्स में है ना, और अगर ये 1 से छोटा है तो उस टाइम पर हमारे इसके स्क्वायर्स, उस नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब्स नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो उस नंबर को और ज्यादा छोटा बना देते हैं। तो इसी वजह से हम इसके स्क्वायर वाला फैक्टर और इसके क्यूब वाला फैक्टर, यहाँ पर x2 स्क्वायर है, यहाँ x2 क्यूब है, इसके स्क्वायर और क्यूब्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस वाली रिलेशन का रिजल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ माइनस x2 मिलेगा, इस फैक्टर का रिजल्ट सिर्फ हमें ये मिलेगा माइनस x2, इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और नेग्लेक्ट करने के बाद मेरा रिजल्ट आया ये, किसका, log ऑफ 1 माइनस x2 का रिजल्ट हमारे पास ये आया। अब जब इस रिजल्ट को हम यहाँ पुट करेंगे तो ln P नोट बाय PS इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस x2 है ना, माइनस ऑफ माइनस x2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब ये हमारा इक्वल किसके आएगा, x2 के। तो आप देखिए आपके पास इक्वेशन आ गई है ये, ln P नॉट बाय PS इज इक्वल टू x2, इसका मतलब जो इक्वेशन हमने क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन छोड़ी थी, बीच में छोड़ के हमने बीच में रोल्स लॉ को उठा लिया था, और रोल्स लॉ से हमने लास्ट में ये रिजल्ट या ये इक्वेशन हमने डिराइव की है। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमने क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन बेचारी बीच में ही छोड़ दी थी, इसको ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट देखिए क्या आएगा, ln P नोट बाय PS की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x2, तो इसका मतलब x2 इज इक्वल टू डेल्टा HV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय RT नोट का स्क्वायर इनटू डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और अगर मैं यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करूँ, इसी इक्वेशन से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू
X2 R T नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वी। आपके पास ये रिलेशन आ गई है। अब ये देखो, ये रिलेशन किसके किसके बीच में मिली है हमें, डेल्टा टीबी और x2 के बीच में रिलेशन है। x2 क्यों कह रही हूँ, देखो हमने क्या कहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो x2 क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड अ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखा जाए तो डेल्टा टीबी और x2 इनके बीच में रिलेशनशिप मिल चुकी है हमें। तो हमारा रिजल्ट जो था वो हमें एक तरह से मिल चुका है, कि उनके बीच में ही तो हमें मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए थी ना। बट क्या होता है, जनरली जो हमारे सामने कुछ रिलेशंस आते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, या मैथमेटिकल रिलेशन जो हमारे सामने दी होती है वो हमारा मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन नहीं होती, वो हमारी ज्यादातर मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ना देकर मोलैलिटी की फॉर्म में मिलती है, मोलैलिटी की फॉर्म में। इसका मतलब क्या, वो हमें ज्यादातर, ध्यान से सुनना, इसके आगे जो भी प्रोसीजर होगा उस वो पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट पर बेसिस है। यहाँ पर देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन आ चुका है। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन वैसे तो डिस्क्राइब कर दिया है। क्या क्यों कह रहे हैं हमने डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर ही तो पूरा खेल डिपेंडेंट होता है ना, कि जितना सोल्यूट ऐड करोगे, जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो, उसी के बेसिस पे तो हमारा सोल्यूशन बनता है और उसी के बेसिस पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन आती है। मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट पर ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और ये सॉल्वेंट पर ही तो डिपेंड करता है ना। तो इसी वजह से हम रिलेशन तक वैसे तो पहुंच चुके हैं, बट जो हमारे रिजल्ट है, जनरली जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो हमारे मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे सामने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ज्यादातर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो भी होती हैं वो हमारी मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ना होकर मोलैलिटी की फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हाउ मच number of moles of solute is added in 1000 gram of solvent। इसके बेसिस पर हम डिस्क्राइब करते हैं। ये क्यों कहा, मोलैलिटी वाला कंसेप्ट याद करो, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे फर्स्ट लेक्चर सॉल्यूशन का। वहां पर हमने मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में बात की थी। मोलैलिटी वाला रिलेशन देखना, वहां पर हमारा जो डिवीजन में, बाकी मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी में डिवीजन में क्या चलता था, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम की बात करता था। बट मोलैलिटी किसके बेसिस पर कैलकुलेट करते थे हम, 1000 ग्राम के बेसिस पर कैलकुलेट करते थे, मतलब वो ग्राम्स में चलती थी। सॉल्वेंट का मास जो है वो ग्राम्स में चलता था और वहां पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते थे मोलैलिटी में, ना कि हम सॉल्यूशन की बात करते थे। तो अब हमें जो ये रिजल्ट है, अगर वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए या हमारा जो यूजफुल रिजल्ट हमें चाहिए, तो वो हमें मोलैलिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से इसमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हो उन्हीं की हेल्प लेकर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है x2 किसके इक्वल होता है, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्या है ये x2, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए गए हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में। हमें पता है n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर है और n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर है, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या इंफॉर्मेशन है कि x2 इक्वल होता है हमारा n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 के। और अभी आपने कहा, 2-3 बार इस चीज को हम यहाँ पर रिपीट कर चुके हैं कि हमारा जो x2 है, या यूं कहें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है, अगर वो हम बहुत कम अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, मतलब हम अपने सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो n1 बहुत बड़ा होगा n2 से, n1 जो है वो बहुत बड़ा होगा n2 से। और अगर n2 मेरा स्मॉल नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर है,
करते जा रहे हैं और डाइल्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर आपके इंक्रीज करेंगे तो N2 उसके कंपैरिजन में बहुत कम रह जाएगा, और बहुत कम रह जाएगा तो हम एडिशन के केस में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के केस में नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर एडिशन के केस में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, x2 किसके इक्वल आ जाएगा, N2 बाय N1 के इक्वल आ जाएगा। जो यहाँ पर एडिशन है उसमें एडिशन में मैं N2 को अगर नेग्लेक्ट कर दूं ड्यू टू वेरी स्मॉल नंबर एज कंपेयर टू N1, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। और इसका मतलब x2 मोल फ्रैक्शन जो है वो जस्ट हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करने वाला है, जो कि हमारा रिलेशन तो N1 प्लस N2 होता था और हमने नेग्लेक्ट किया। अब इसके बाद देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की भी हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में ही, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका देखा था, चाहे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने हैं चाहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कह दो, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने का मेथड होता है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर रही हूँ तो हमारा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं N1 की बात करूँ तो वो इक्वल आएगा W1 बाय M1। अगर मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 है और उसका मोलर मास अगर M1 है, कैपिटल M1, तो वहां से मैं N1 को कैलकुलेट कर सकती हूँ। सिमिलर वे में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मेरा W2 उसका मॉलिक्यूलर W2 मेरा सोल्यूट का वेट है और उसका मोलर मास अगर M2 है तो ये हमारे इक्वल आ जाएगा किसके, W2 बाय M2 के, और ये हमारा इक्वल आएगा N1 बाय W1 के। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये तो आप सभी को पता ही है ऑलरेडी। तो N1 मेरा इक्वल आया W1 बाय M1 के और N2 इक्वल आया आपका W2 बाय M2 के। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो। x2 की जो वैल्यू आई है, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू हमारे पास आई है, उसमें जब हम एक वैल्यू पुट करेंगे तो x2 किसके इक्वल आया है, N2 बाय N1 के, और N2 किसके इक्वल है, W2 बाय M2 और डिवाइडेड बाय N1 किसके इक्वल है, W1 बाय M1, इसके इक्वल आ गया ना। तो यहाँ जस्ट हमने क्या किया, इस इक्वेशन के बाद थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि x2 जो था हम उसको यूज कर रहे हैं, मतलब x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हमने यूज किया, जो कि हमें पता था N2 बाय N1 प्लस N2 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू हमने जब ये पुट की तो उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि अगर मेरा सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन N2 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू N1, तो यहाँ N1 अगर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है तो इसमें हमने N2 को नेग्लेक्ट करके हमारे पास इक्वेशन आ गई N2 बाय N1, और N2 और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और उनको कैलकुलेट करने का मेथड भी हमें पता है, वेट बाय मोलर मास। तो वेट बाय मोलर मास की फॉर्म में हमने रिजल्ट्स लिखे और उन वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट किया और हमारे पास इक्वेशन आ गई है वो। तो अब इसके बाद देखिए रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, यहीं पर x2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2, रीअरेंज करके यही आ जाएगा ना, W2 बाय M2 और ये इसका रिवर्स होगा तो M1 बाय W1 हो जाएगा, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को या इस वैल्यू को, x2 की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए। यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करो, और x2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू RT नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा HV, RT नोट स्क्वायर बाय डेल्टा HV। ये वैल्यूज हमने रखी है, अभी x2 की वैल्यू मैंने पुट नहीं की है, वो पुट करेंगे तो W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, आपके पास वैल्यू आई ये इक्वेशन आ गई है।
इस इक्वेशन में अब आपको थोड़ा सा क्या चेंज करना है, आप इसमें ये जो m1 है ना, कैपिटल M1, दिस सिंप्लीफाई करने के लिए रीअरेंज करना है। ये जो कैपिटल M1 है इसको यहाँ डिवीजन में ले जाओ, इसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे तो डेल्टा HV बाय M लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, डेल्टा, एक सेकेंड, डेल्टा TB इज इक्वल टू RT नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखो डेल्टा HV बाय M1, ये लिख सकती हूँ मैं इसको। ये जस्ट यहाँ पर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए हैं, जब डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ऊपर जाता है तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके आए, इनटू अब क्या रह गया अलग से, W2 बाय W1 इंटू M1, ये फैक्टर बचा है, W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M1 और डेल्टा HV बाय M1। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये रीअरेंजमेंट क्यों की। इसका करने का मीनिंग जस्ट ये है कि डेल्टा HV या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें, जब इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई डिवीजन में जब ये लेके आए हैं तो ये हमारा क्या फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा LV को, मीन्स क्या, ये हमें लेटेंट, ये क्या थी डेल्टा HV हमारा यहाँ पर क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसको जब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर रहे हैं, M1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, और 1 से हम हमेशा से किसको रिप्रेजेंट करते आए हैं, सॉल्वेंट को, और 2 से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर हम मतलब वो हमारा सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। हम हमेशा से ही 2 जो सफिक्स में लगाते हैं वो सोल्यूट के लिए और 1 लगाते हैं जो वो सॉल्वेंट के लिए, और ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कहा था। तो यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू हमें ओवरऑल क्या प्रोवाइड कर रही है, ये हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम सॉल्वेंट प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या किया है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास से तो डिवाइड किया ना, तो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ पर ग्राम सॉल्वेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी जगह हम LV वैल्यू पुट कर सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यू हमारी फिक्स होती है, क्योंकि उसका मोलर मास जो है वो फिक्स होता है। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इक्वेशन देखो क्या आएगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू RT नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय LV W2 बाय W1 इंटू M1। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट ज्यादा हो रही है बट कोई भी टफ नहीं है, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सारे लर्न हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। सारे आप पिछले कंसेप्ट्स को यूज कर रहे हो, जस्ट ये वाला फैक्टर आपने थोड़ा सा नया यूज कर लिया है, अदरवाइज आपने सारे कंसेप्ट जो है पिछले यूज किए हैं। तो आप देखो डेल्टा TB की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, डेल्टा TB हमारा इक्वल आ चुका है RT नोट स्क्वायर बाय LV इंटू W2 बाय W1 इंटू M1। अब आपको यहाँ पर मतलब कंसेप्ट यूज करना है मोलैलिटी का, और मोलैलिटी की आपको ऑलरेडी नॉलेज है। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, या मैं डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही लिख रही हूँ जो आपने रिलेशन यूज किया हुआ है। मोलैलिटी आपकी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बट अभी हमने यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था इन 1000 ग्राम बात कर रहा है वो, बट यहाँ आपके पास रिजल्ट जो आपका बेसिक जो मतलब फॉर्मूला जो है वो आपको क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अभी आपने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने का मेथड अभी मैंने आपको बताया था वेट बाय मोलर मास। तो वेट ऑफ सोल्यूट दैट मींस W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मतलब हमारा M2। अरे यहां पर M2 आएगा, M2 ये M1 तो हम यहाँ नीचे डिवीजन में ले आए ना, तो यहाँ आपका क्या आएगा M2, साथ में M2 चल रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ ठीक किया हुआ है, तो यहाँ आपका क्या आएगा M2। तो यहाँ आपका क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से आपका N2 इज इक्वल टू W2 बाय M2। तो यहाँ W2 बाय M2 ये चीज दिख रही है, साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है W1। W1 का मीनिंग क्या है, एक सेकंड इधर लिख देते हैं। यहां जो W1 बचा है इसका मीनिंग क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट किया था ना W1 को। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब आपके पास देखो ये वाला फैक्टर जो बचा हुआ है ना उसकी बात कर रही हूँ, क्या क्या है W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, ठीक है। अब W2 बाय M2 हमने कहा मोलैलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डिवाइडेड बाय मोल्स, ये क्या नाम है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह तो मैं M इज इक्वल टू W2 बाय M2, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हमारे पास W1 ग्राम में है, W1 किस में है, ग्राम में है, और हमें किस में चाहिए, इन 1000 ग्राम, इन 1000 ग्राम की फॉर्म में चाहिए, दैट मीन्स किलोग्राम में चाहिए। तो यहाँ पर हम W1 की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1000 ग्राम की फॉर्म में हम अपने रिजल्ट को ले सकते हैं। तो W1 हमारा किस फॉर्म में है, W1 हमारा 1000 ग्राम की फॉर्म में है, या इन किलोग्राम भी कह सकते हो, बट हम यहाँ पर रिजल्ट ग्राम की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो आपके पास इस रिजल्ट की जगह ये जो वाला फैक्टर है इस इक्वेशन में, ये वाला जो फैक्टर है इसकी जगह आप लिख सकते हो मोलैलिटी बाय 1000 ग्राम, मोलैलिटी बाय 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर ये किलोग्राम की फॉर्म में लेके चल रहा था, हम इसको 1000 ग्राम की फॉर्म में रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू RT नोट का स्क्वायर बाय LV इंटू M बाय 1000, ये रिजल्ट आपके पास आया। अब यहां देखो, अब रिजल्ट किसके किसके फॉर्म बीच में आ चुका है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी की फॉर्म में आ चुका है, जो कि हमारा स्टार्टिंग में मतलब इससे पहले जो हमारे सामने रिजल्ट आया था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रिक्शन के बीच में आया। वहां पर हमें ये कह के डिनाई कर दिया गया, या मतलब ये कह के हमें वहां से मूव ऑन करना पड़ा कि डेल्टा टीबी और मोल फ्रिक्शन के फॉर्म में हम रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमें जो एक्सेप्टेबल रिजल्ट है या जो यूजफुल रिजल्ट है वो मोलैलिटी की फॉर्म में चाहिए। हमें रिजल्ट डेल्टा टीबी या मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी की फॉर्म में चाहिए था। तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, और साथ के साथ पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट की फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए था, तो वो उस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आनी चाहिए, बट इसमें हमारे देखो कॉन्स्टेंट बहुत सारे हैं, हम इस कॉन्स्टेंट को थोड़ा सा कम करते हैं, ओवरकम करते हैं। देखो कैसे करेंगे, डेल्टा टीबी, इसी रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, डेल्टा टीबी RT नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय LV 1000 इंटू M, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने ये इसके साथ लेके आई हूँ। किस लिए लेके आए हैं, ये दिखाने के लिए कि ये सारे फैक्टर हमारे कांस्टेंट हैं, ये सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। T नोट आपका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होगा ना, अगर हमने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। तो आपका T नोट कांस्टेंट, R तो है ही आपका कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और अभी मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर था ये
पर ग्राम सॉल्वेंट, वो भी हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और 1000 भी आपका कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, और हमने उस कांस्टेंट का नाम दिया है के बी इंटू एम। तो हमारे पास रिजल्ट सिर्फ क्या बच रहा है, टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और जहां पर के बी क्या है आपका, के बी बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर स्कोपिक कांस्टेंट, अबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, या फिर इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में कई बार ये डेरिवेशन जो है, यही पूरी डेरिवेशन जो है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी पूछ ली जाती है कि हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिराइव करके दिखाइए या फिर आपका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट डिराइव करके दिखाइए। तो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हमारा किसके इक्वल होगा, आर टी नोट स्क्वायर, के बी किसके इक्वल होगा, आर टी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल वी इंटू 1000, इसके इक्वल होता है हमारा एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो मेन रिजल्ट है, जो मोलैलिटी की फॉर्म में एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी की फॉर्म में जो रिजल्ट आया है वो आपका आया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और ये मोलर ये एलिवेशन कांस्टेंट आपका फिक्स वैल्यू रखेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। तो ये कांस्टेंट है, तो हमारा डेल्टा टी बी पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है, मोलैलिटी पर डिपेंडेंट है। और अगर इन केस हमारा मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाती है, मोलैलिटी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, तो उस टाइम पर डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो जाएगा हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के। अगर मेरा मोलैलिटी 1 के इक्वल हो जाए, मोलैलिटी 1 के इक्वल होने का मीनिंग क्या है, आपने जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए हैं अगर वो आपने 1 ले लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स N2 की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली है, तो उस टाइम पे आपका ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो इक्वल हो जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये आपकी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हुई। यहाँ से आप क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, इससे मतलब डेल्टा टी बी अगर आपको पता है तो वहां से आप के बी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपके पास के बी वैल्यू आ जाती है तो वहां से आप एल वी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप टी नोट कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब टी नोट क्या है आपका, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो आप इन मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज करके आप किन्हीं भी मतलब बाकी टर्म्स अगर आपको पता है कोई भी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैथमेटिकली या आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आपका ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की छोटी छोटी टर्म्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना ही रहेगा। और याद रखना कि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स को यूज करके, 2 ही कंडीशंस को यूज करके हमने पूरा ये डिराइव किया है। कौन कौन सी कंडीशंस को, क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन को और रोल्स लॉ को यूज करके हमने इक्वेशन को डिराइव कर लिया। और इन दोनों को इक्वेशंस को डिराइव करने के बाद हम जिस रिजल्ट पर पहुंचे थे वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। हमें क्या रिजल्ट मिला था, वो हमें मिला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट मिला था। हमें मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट नहीं चाहिए था, हमें किसकी फॉर्म में चाहिए था, मोलैलिटी की फॉर्म में। तो हमने वो कुछ रीअरेंजमेंट्स करके, कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज करके हमने लास्ट में रिजल्ट किसके बीच में रिलेशन ले आए हैं, ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आपका मोलैलिटी के बीच में रिजल्ट ले आए हैं। तो वो हमारा ये बहुत ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल बेसिस से बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इससे सॉल्व होंगे। तो आज के लिए आपका यही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।